जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर क्लासेस में। दोस्तों, इस क्लास में हम कर रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से हम एक ग्रोथ निकोबार की योजना को देख चुके हैं। तो इस क्लास में हम देखेंगे दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति। दीर्घकालीन निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति ये चर्चा में हाल ही में क्यों आया, तो इसे देख लेते हैं। तो हाल ही में भारत ने 27वें पार्टियों के सम्मेलन यानी कि COP27 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 27 के दौरान जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज के समक्ष अपनी दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की है। तो इसलिए दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति क्या है भारत की, ये चर्चा में आ गई है। इसकी रणनीति की मुख्य विशेषता क्या है, उनको देख लेते हैं। तो मुख्य विशेषता में पहला पॉइंट है इसका, तो ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यानी कि ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यानी कि ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो राष्ट्रीय संसाधन है उसके तर्क संगत यानी कि तर्कों के साथ जो उपयोग पर है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा इसमें। और दूसरा पॉइंट है इसमें जीवाश्म ईंधन से अन्य स्रोत में बदलाव न्याय संगत, सरल, स्थायी और सर्वसमावेशी तरीके से किया जाना चाहिए। यानी कि जीवाश्म ईंधन है यानी कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जीवाश्म ईंधन, अन्य स्रोतों में बदलाव, जीवाश्म स्रोतों के जो अन्य स्रोत हैं उनमें बदलाव के साथ न्याय संगत, सरल, स्थायी और सर्वसमावेशी तरीके से किया जाएगा। अगला ही पॉइंट है, वर्ष 2021 में शुरू किया गए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन हब बनाना है। क्या बनाना है? हरित हाइड्रोजन हब बनाना है। इसी में अगला पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हरित हाइड्रोजन उत्पादन का तेजी से विस्तार, देश में इलेक्ट्रोनाइजर निर्माण क्षमता में वृद्धि और वर्ष 2032 तक परमाणु क्षमता में 3 गुना वृद्धि कुछ अन्य लक्ष्य हैं जिनकी परिकल्पना की गई है। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हरित हाइड्रोजन उत्पादन का तेजी से विस्तार, देश में इलेक्ट्रोनाइजर निर्माण की क्षमता में वृद्धि और वर्ष 2032 तक परमाणु क्षमता में 3 गुना वृद्धि के कुछ अन्य लक्ष्य हैं जिसकी परिकल्पना भी की गई है। इसमें अगला पॉइंट है, इसके अलावा जैव ईंधन के बढ़ते उपयोग, विशेष रूप से पेट्रोल में इथेनॉल का सम्मिश्रण, यानी कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाई जा रही है, जैसे 10% 20% इतनी मिलाई जा रही है, जो इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग को बढ़ाने का अभियान और हरित हाइड्रोजन ईंधन के बढ़ते उपयोग से परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयास को बढ़ावा मिलने की आशा की गई है। यानी कि जो कार्बन उत्सर्जन की कमी लाने में जो प्रयास को बढ़ावा लाने की आशा की गई, कैसे? उसमें हरित हाइड्रोजन ईंधन के बढ़ते उपयोग से परिवहन में कार्बन की उत्सर्जन में कमी लाने का प्रयास की बढ़ावा आशा की गई है। अगला ही पॉइंट है इसमें, भारत वर्ष 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को अधिकतम करने यानी कि 20% तक इथेनॉल का सम्मिश्रण करने एवं यात्री और माल ढुलाई के लिए सार्वजनिक परिवहन के साधनों में एक सशक्त बदलाव लाने की आकांक्षा रखता है। कब तक? 2025 तक। यह भी याद रखना, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने की आशा 2025 तक भारत ने रखी है। अगला ही पॉइंट है, शहरीकरण की प्रक्रिया हमारे वर्तमान अपेक्षाकृत कम शहरी आधार के कारण जारी रहेगी। यानी कि शहरीकरण की जो प्रक्रिया है हमारे वर्तमान अपेक्षाकृत कम शहरी आधार के कारण जारी रहेगी। इसी में एक पॉइंट है, भविष्य में स्थायी और जलवायु सहनशील शहरी विकास निम्न द्वारा संचालित होंगे। स्मार्ट सिटी पहल ऊर्जा और संसाधन दक्षता में वृद्धि तथा अनुकूलन को मुख्य धारा में लाने के लिए शहरों की एकीकृत योजना, प्रभावी ग्रीन बिल्डिंग कोड और अभिनव ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन में तेजी से विकास शामिल है। अगला ही इसमें, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भारत का औद्योगिक क्षेत्र एक मजबूत विकास पथ पर आगे
बढ़ता रहेगा। इस क्षेत्र में कम कार्बन उत्सर्जन वाले स्रोतों को अपनाने का प्रभाव ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा पहुंच और रोजगार पर नहीं पड़ना चाहिए। अगला पॉइंट और वो भी देख लेते हैं, वो है प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार यानी कि पीएटी योजना, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन सभी प्रासंगिक प्रक्रियाओं और गतिविधियों में विद्युतीकरण के उच्च स्तर, भौतिक क्षमता को बढ़ाने और चक्रीय अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए पुनर्चक्रण एवं स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम और अन्य जैसे कठिन क्षेत्रों में अन्य विकल्पों की खोज आदि के माध्यम से ऊर्जा दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत के उच्च आर्थिक विकास के साथ साथ पिछले 3 दशकों में वन और वृक्षों के आवरण को बढ़ाने का एक मजबूत रिकॉर्ड रहा है। यानी कि भारत के उच्च आर्थिक जो विकास हुआ है उसके साथ साथ पिछले 3 दशकों में लगभग वन और वृक्षों के आवरण को बनाने में एक मजबूत रिकॉर्ड रहा है। अगला पॉइंट है, भारत में वनाग्नि की घटना वैश्विक स्तर से काफ़ी नीचे है, जबकि देश में वन और वृक्षों का आवरण वर्ष 2016 में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 15% अवशोषित करने वाला शुद्ध सिंक मौजूद है। भारत वर्ष 2030 तक वन वृक्षों के आवरण द्वारा 2.5 से 3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन अवशोषण की अपनी एनडीसी प्रतिबद्धता को पूरा करने के मार्ग पर है। निम्न कार्बन विकास मार्ग को अपनाने में नई प्रौद्योगिकियों, नई अवसंरचना और अन्य लेन देन की लागतों में वृद्धि समेत कई अन्य घटकों की लागतें शामिल होंगी। विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त का प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसे यूएनएफसीसी के सिद्धांतों के अनुसार मुख्य रूप से सार्वजनिक स्रोतों के अनुदान और रियायती ऋण के रूप में बढ़ाया जाना चाहिए ताकि पैमाने, दायरे और गति को सुनिश्चित किया जा सके। भारत का दृष्टिकोण क्या है इसमें? तो भारत ने ग्लोबल वार्मिंग में बहुत कम योगदान दिया है और विश्व की आबादी का 17% हिस्सा मौजूद होने के बावजूद संचयी वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में इसका ऐतिहासिक योगदान बहुत कम रहा है। विकास के लिए भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए भारत निम्न कार्बन रणनीति का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप सक्रिय रूप से इनका अनुसरण कर रहा है। भारत का जलवायु सहनशील होने की आवश्यकता है। इसके निष्कर्ष में देख लेते हैं। तो भारत की दीर्घकालिक रणनीति यानी कि एलटीएस भारतीय उद्योग, शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे के निर्माण के विकास का मार्गदर्शक कर सकती है। भारत के शुद्ध शून्य लक्ष्य को निकट अवधि के जलवायु कार्यों से जोड़ना ऐसे निवेशों से बचने के लिए महत्वपूर्ण है जो निम्न उत्सर्जन और जलवायु लचीले भविष्य के साथ असंगत हो सकते हैं। राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में समानता, साझा एवं अलग अलग जिम्मेदारियों को संबंधित क्षमताओं CBDR-RC के सिद्धांतों के साथ साथ जलवायु न्याय और स्थायी जीवन शैली के 2 विषय जिन पर भारत ने पेरिस में जोर दिया था, कम कार्बन कम उत्सर्जन वाले भविष्य के केंद्र में हैं। इसी प्रकार LT-LEADS को वैश्विक कार्बन बजट के एकमात्र और उचित हिस्से के लिए भारत के अधिकार से जुड़े फ्रेमवर्क में तैयार किया गया है, जो जलवायु न्याय के लिए भारत के आह्वान का व्यावहारिक कार्यान्वयन है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए भारत के तीव्र विकास और आर्थिक परिवर्तन के दृष्टिकोण को साकार करने में कोई अवरोध न हो। LT-LEADS को पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ की दृष्टि से भी जोड़ा गया है, जो विश्वव्यापी प्रतिमान में बदलाव को आह्वान करता है ताकि संसाधनों के नासमझ और विनाशकारी उपभोग के स्थान पर सचेत और सोच विचार कर किए जाने वाले उपभोग को जीवन शैली में अपनाया जा सके। इसका एक संभावित प्रश्न दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं। ये इसका संभावित प्रश्न दे रखा है। तो प्रश्न है, हाल ही में आयोजित COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत द्वारा प्रस्तुत
दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन रणनीति का प्रायोजन स्पष्ट कीजिए। यह इसका संभावित प्रश्न है। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं। ये क्लास यहीं तक है, ये पॉइंट पूरा हो गया। मिलते हैं अगली क्लास में नए पॉइंट्स के साथ। अगला पॉइंट होगा हमारा COP15 और परिणाम, इसके परिणाम क्या है। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।